रात को गोबर जुनिया के साथ चला तो ऐसा काँप रहा था जैसे उसकी नाक कट गई हो। जुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोच सोच कर उसके पांव पीछे रह गए थे। होरी का तो उसे भय न था। वह केवल एक बार धाड़ेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह जुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने जुनिया को घर में घुसने न दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। अपने घर तो लौट ही नहीं सकती। कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो। उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले। मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में दो चार गालियां देगी, लेकिन जब झुनिया उनके पाँव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मंजूरी मिल जाए तो दो चार रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। जुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले यह रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी साइट में तुमको देखा। न तुम गाय लेने आते न यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से आऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना। मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी, रात हो गई है, अब कैसे जाऊं। तब तक मैं आ जाऊंगा। जूनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है। मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो मैं क्या करूंगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं। हम लोगों तक को तो कभी एक तमाचा नहीं मारा, तुम्हें क्या मारेगी। उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेगी, तुमसे तो बोलेगी भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। जूनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूं, तू चल तो। मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना डरती क्यों हो, मैं तो आ ही रहा हूं। इससे तो कहीं अच्छा था किसी दूसरी जगह भाग चलते। जब अपना घर है तो कहीं क्यों भागे। तुम नाहक डर रही हो। जल्दी से आओगे ना। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो, मुझे घर भेजकर आप कहीं चलते बनो। इतना नीच नहीं हूं जुना, जब तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा रहा। फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो। उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। जुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा जुनिया को गाली दे रही है। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गंडासे का हाथ पड़ने वाला हो। देह का सारा रक्त जैसे सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा, जैसे धनिया घर से निकल कर कहीं जा रही हो, दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पीकर मटर अगरोने चले गए थे। वह मटर के खेत की ओर चला। जौ गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ा आ रही हो। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया और दबे पांव आकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओह, गजब हो गया। अम्मा इतनी कठोर है, एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको जुनिया से बोलने की कोई मजाल नहीं है तो सारी सेख ही निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठिकरा भी तेज हो रहा है। मैं जरा अदब करता हूं, उसी का फल है। यह तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर जुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे सहा न जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं न जानता था इस विपत में जान फंसेगी। जुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी। मगर उसे मार कैसे सकते हैं, घर से निकाल भी कैसे सकते हैं। क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है। अगर जुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करे तब तक माँ बाप है। जब उनमें ममता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप। होरी ज्यों ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे चला। लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंध गए।
उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पाँव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय, बेचारी झुनिया पर निरपराध यह लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी। यह उसने न समझा था। और अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे, हाँ, मैंने चिंगारी फेंकी है। जिन टिकोनों से उसने अपने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप के नीचे आ रहे हैं और वह झोपड़ा नीचे गिर गया। वह पीछे लौटा। अब वह झुनिया को क्या मुंह दिखाए। वह 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागी। उसने झुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद आई, जब वह अपने उन्मत्त सांसों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर रख देता था। झुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहां नर का मत आग्रह न था, न वह उद्विग्न उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया ही नहीं, कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिए। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से बाहर झांका। धनिया उसे समझा रही थी, बेटी, तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूंगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से देख भी नहीं सकता। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने में मर देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह न करो, आराम से बैठे खाओ और जितना दान पुण्य चाहो करो। झुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे। वह तो अब भी घर तब जाएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस उपकृति और कलंक ने गोबर के अंतस्थल को मथकर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके हाथ से ही कल संकल्पना हुई। अब तक वह कम से कम काम करता था और ज्यादा से ज्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी यह विचार नहीं उठा कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उद्दाक क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गई तो वह होरी की उस मड़ैया पर जा बैठा और भविष्य के कसुम्बे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। बाहर उसे 6 आने रोज मिले और वह 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाए। महीने में 10 रुपए होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दीन और यही पटेसरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तो मारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो घर का सारा दरिद्र मिट जाएगा। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती, अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है और सदा 6 आने ही थोड़ी मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर बैठकर भगवान का भजन करो। इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा जो 4-5 सेर दूध देगी और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोग बनेगा, पर लोग भी। और क्या, 1 आने में उसका गुजर आराम से न होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के ओसरे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर है, धर्मशाले है, और फिर जिसकी वह मजूरी करेगा क्या वह उसे रहने के लिए जगह न देगा। आटा रुपए का 10 सेर आता है, 1 आने में 2.5 पाव हुआ। 1 आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग, यह सब कहाँ से आएगा। दोनों जून के लिए पेट भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ न पूछो। मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है, जैसी कमाई हो।
वह आधा सेर आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मजे से खाकर सो रहे। घड़ी पर कौन दोनों जून रोटी मिलती है, 1 जून चबेना ही मिलता है। यह भी 1 जून चबेने पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी न मिली तो वह क्या करेगा। मगर मजूरी क्यों न मिलेगी, जब जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ा है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जो में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात के काम में मिल जाएंगे तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनाएगा और दादा के लिए एक मुंडासा लाएगा। इन्हीं मन मोदकों का स्वाद लेता हुआ वह सो गया। लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात काटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन सा आदमी वहां आता जाता है और वह अपना ठिकाना नहीं लिखेगा। नहीं दादा, दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि जूनिया से क्यों न साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों, कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पांव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले वह अब नहीं चल सकता। लेकिन पास में 1 पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झड़ बेरियों के झाड़ थे। उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन न माना। कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने लगा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे, थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की ओर चला ले कोलू और बना ले खांड। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी ऊँख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी। तो हमारा गुड़ कौन लेगा। उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियां लाद कर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। तम्बाकू तो पीते होंगे, गोबर ने बहाना किया। अभी चिलम नहीं पीता। बुड्ढे ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया, चाल तेज हो गई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं न जाऊंगी, न जाऊंगी, न जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दिया, न जाएगी, न जाऊंगी, न जाएगी, न जाऊंगी। पुरुष ने उसके कैश पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूं, उठकर चल। स्त्री ने उसे दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी। बोटी बोटी काट डाल, मैं तेरा गला काट लूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केश छोड़ दिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है। युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यह चाहती हूं तुम मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी, क्या बात हुई, मेरे भाई बाप को कोई गाली दे। किसने गाली दी तेरे भाई बाप को, जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा। तू क्या पूछेगा, कुछ दम भी है। जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढाक कर सो, वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनूं। एक रोटी खाती हूं तो 4 रोटी का काम करती हूं, क्यों किसी की धौंस सहूं। मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों को इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ न कह सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई, मर्द और औरत के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी किसी आंखें निकालकर पूछा, तुम कौन हो। गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूं, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा,
मालूम होता है अभी महेरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। महेरिया आएगी तो भी उसके झोंटे पकड़ कर ना खींचूंगा। अच्छा, तो अपनी राह लो। मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से, यहाँ मत खड़े रहो। गोबर का गर्म खून और गर्म होगा। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं। वह जब तक चाहे खड़ा रह सकता है, वहां से हटाने का किसी को अधिकार नहीं। पुरुष ने होठ चबा कर कहा। तो तुम न जाओगे? आओ। गोबर ने अंगोछा कमर पे बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो अभी आऊंगा, जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़ा के जाओगे। यह कौन जानता है किसके हाथ पांव टूटेंगे। तो तुम जाओगे ना? पुरुष मुट्ठी बांध गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचते हुए गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यह कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुमसे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत मार खाने ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती के पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कह दी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर है किसी भले घर का और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों ना उसे अपनी बहन के लिए ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा? तो पूछे क्यों न लो। पुरुष ने 10 कदम दौड़कर आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सिर भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा है। मार खाए बिना न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव, नाम और जाति पूछी। गोबर ने ठीक ठाक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची, तुम चले आए। तो मैंने सोचा, तुमने ठीक ही कहा, मैं नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया, उसके मौरूसी 5 बीघे खेत है और 1 हल की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा उसके लिए माफी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सहूर में लक्ष्मी है, मुदा कभी न जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्होंने ही दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने है। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूंगा लुगाई से ही कहूंगा। उस पर अपना बस है, तुम ही सोचो। मैं कुपत तो नहीं कर रहा हूं। हाँ, मुझे उसका बाल पकड़कर घसीटना न था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में नहीं होती। चाहती है माँ से अलग हो जाऊं। तुम ही सोचो, कैसे अलग हो जाऊं? और किससे अलग हो जाऊं? अपनी माँ से, जिसने जन्म दिया। यह मुझसे न होगा, औरत रहे या जाए। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी। माता का आदर करना तो सबका धर्म है भाई। माता से कौन उरीन हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी। रात को कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई? न मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं लजा गया। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माताजी को समझा देना। मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू के बाप भाई को गाली क्यों देती है। हमारी ही बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियां देगी तो उसे भी सुना जाएगा। जब दोष लुगाई का ही नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष करेगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी अच्छी बात घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली तो नहीं होती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए ही था। कोदई के साथ हो लिया कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहां युवती बैठी हुई थी। अब वह गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कोदे ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आते ही न थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाए। युवती ने घूंघट की आड़ में गोबर को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरवा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। कोदे ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कहा, चिलम भर लाया।
और एक क्षण में वह युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांगने लगी। वह अब उसका नंदोई हो रहा था। फिर क्यों न अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे।